बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है अवामी कचहरी। मैं हूँ कैसर खान थनोली। नाज़रीन, आज की अवामी कचहरी इंतहाई अहम है और आज की अवामी कचहरी में हम लोग बात करेंगे, जैसे हम लोग आवाम की बात करते हैं, आम लोगों तक आम लोगों की आवाज़ बन के लोगों के मसाइल उठा के इदारों तक लेके जाते हैं और उनका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं कि आज भी हम लोग आप लोगों की बात इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे काम कर रहा है, उनकी क्या तैयारी है, क्या हिकमत अमली है आप लोगों को, आम लोगों को सहूलियात फराहम करने के हवाले से, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और तरीक़ाकार क्या होता है, कैसे अडॉप्ट करते हैं, क्या मुश्किलात आती हैं, कितना अमला है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखनी इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हैं कि इलेक्शंस जो हैं, आपको पता है कि बहुत करीब आ गए हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं। पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन जो है वो अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए ये तमाम तर मालूमात आपके पास होनी इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने वोट का जो हक़ है उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें और आपको ये पता हो कि आपने वोट कहाँ पर जाके किस तरह से रजिस्टर करवाना है, कैसे जाके आपने वोट कास्ट करना है। ये सारी वो मालूमात हैं जो हर पाकिस्तानी तक पहुँचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आज हमारी अवामी कचहरी का मकसद भी यही है कि आप तक ये सारी मालूमात हम लोग पहुँचा सकें और इंतहाई अहम ज़िम्मेदार जो अफसरान हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उनके साथ अवामी कचहरी लगाएं, उनके साथ ये बातचीत करें, वो आप तक ये सारे जो बातें मैंने डिस्कस की ये सारी आप तक खुद बराह रास्त पहुँचा सकें। तो आज की अवामी कचहरी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको देखिएगा, इसमें सारी जो गुफ्तगू होगी वो आपके लिए होगी। और फिर वही बात करूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है, ये एक आइनी इदारा है, बहुत अहम है और ये बहुत मेहनत से काम करते हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मुल्क के अंदर होने वाले इंतखाबात की निगरानी भी करता है, तमाम तर तैयारी भी करता है और हर पाकिस्तानी को फैसिलिटेट करने के लिए इनका बहुत अहम रोल है। और आज हमारे साथ, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि दो इंतहाई अहम जो अफसरान हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, वो मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। आप इस गुफ्तगू से ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे ताकि आप अपने वोट का सही से हक़ जो है वो अदा कर सकें, सही से अपने वोट को इस्तेमाल कर सकें और किसी भी मुश्किल का शिकार ना हो। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद हैं शमशाद खान, आप डायरेक्टर जनरल हैं इलेक्शंस, आपको वेलकम करेंगे सर। और आपके साथ मौजूद हैं आसिफ अली यासीन, आप डायरेक्टर इलेक्टोरल रोल्स हैं, आपको भी वेलकम करेंगे सर। सबसे पहले शमशाद खान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। बड़ी, जिस तरह से मैंने कहा कि बहुत भारी जिम्मेदारी है, एक आइनी इदारा है और शुरुआत में बताइएगा क्या तैयारियां हैं इलेक्शंस के लिए, क्या आप लोगों ने हिकमत अमली अपनाई है आम लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए, और बहुत सारे सवाल हैं आपसे करने के और लोग भी सुनना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया K2 चैनल का और आप लोगों का कि आप लोग यहाँ पे आए हैं और इलेक्शन कमीशन की आवाज़ बने हैं। सबसे पहले तो ये कि इलेक्शन कमीशन की बुनियादी आईनी जिम्मेदारियाँ हैं टू कंडक्ट फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस एंड गार्ड अगेंस्ट करप्ट प्रैक्टिसेस। तो इलेक्शन कमीशन, चूँकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कराना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन कराना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, सेनेट के इलेक्शन की जिम्मेदारी है और इसी तरह 140A के तहत बल्दियाती इलेक्शन कराना भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। तो इन तमाम इलेक्शन की तैयारियों के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन हमा वक्त चौकस और चौकन्ना रहता है ताकि अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ बहसन तरीके अदा कर सके। मौजूदा इलेक्शन कमीशन जब से आया है तो उन्होंने हर वक्त ये कोशिश की है कि तमाम आइनी जिम्मेदारियाँ आइन, कानून, कायदे के मुताबिक अदा हो और लोगों को पता चले कि वाकई इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक अपनी कार्रवाई कर रहा है। तो अभी जिस तरह से मैंने अपनी ओपनिंग में बताया कि इलेक्शंस जो हैं, जनरल इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर कुछ ज़्यादा वक्त नहीं रह गया, इलेक्शंस होने वाले हैं और किसी भी वक्त कहते हैं हो सकते हैं, हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अनाउंस कर सकती है। तो तैयारी मुकम्मल है इलेक्शंस करवाने के लिए? जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कंडक्ट कराना, तो इलेक्शन कमीशन हर वक्त इलेक्शन के इनेकाद के लिए तैयार रहता है और इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन बहैसियत इदारा इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, उसकी तैयारियां भरपूर हैं। हल्का बंदियों की बात करते हैं, 2018 में हल्का बंदियाँ करवाई गई, हल्का बंदियाँ हुई जी, और उसके ऊपर इलेक्शन हुआ। अब दोबारा कुछ हल्का बंदियाँ की गई हैं, क्या ज़रूरत पेश पड़ी? अच्छा, इस सिलसिले में मैं थोड़ी तफसील से बताने की कोशिश करूँगा कि जब 2018 में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने प्रोविजनल सेंसस के रिज़ल्ट्स अनाउंस कर दिए तो फिर पार्लियामेंट ने चूँकि एक हल निकाला कि इस वक्त जो हमारे पास फिगर्स हैं पॉपुलेशन के वो प्रोविजनल हैं, तो उन प्रोविजनल की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियाँ की। लेकिन पार्लियामेंट ने रास्ता ये निकाला कि जो एलोकेशन ऑफ सीट्स प्रोविजनल सेंसस की बुनियाद पे होंगी वो सिर्फ जनरल इलेक्शन 2018 और सब्सिक्वेंट बाई इलेक्शंस के लिए होंगी। इन्हीं मुस्तकबिल में आने वाले जनरल इलेक्शन के लिए
वो लोकेशन ऑफ सीट चाहे वो हल्का बन जाए फिर काबिल कबूल नहीं होगी। तो जब ये मामला हुए तो फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने वो हल्का बंदियाँ कराई। 2018 के इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद जितने भी बाई इलेक्शन हो रहे हैं वो भी उन्हीं हल्का बंदियों के मुताबिक हो रही हैं। तो अब इस वक्त दोबारा हल्का बंदियों की ज़रूरत क्यों पेश आई? इलेक्शन कमीशन ने इन मई 2020 से लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ख़त लिखा कि आप ऑफिशियल फिगर्स जो है सेंसस की हैं उसको पब्लिश करें। सेक्रेटरी पार्लियामेंट्री अफेयर को लिखा, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न को लिखा, सेक्रेटरी सेनेट को लिखा कि आप सेनेट चेयरमैन के सामने ये मामला रखें, सेक्रेटरी नेशनल असम्बली को ख़त लिखा कि ये आप स्पीकर साहब के सामने ये मामला रखें, ताकि ये जो ऑफिशियल फिगर्स हैं ये वक्त पे पब्लिश हों और उसके मुताबिक फिर इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ कर सके। इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 17 के करीब खतूत मुख्तलिफ हुकाम को लिखे, जिसके बाद 6 मई 2021 को बिलाखिर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने CCI के अप्रूवल के बाद ये जो ऑफिशियल फिगर थे वो पब्लिश कर दिए सेंसस के। जब सेंसस के फिगर पब्लिश हो जाते हैं तो आपका कानून ये कहता है कि आप हल्का बंदियाँ कराएंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिशियली पब्लिश सेंसस रिजल्ट्स। तो जब ये रिजल्ट्स आपके पास आ गए तब अब इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियाँ करानी थी। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस पार्लियामेंट्री अफेयर्स के साथ राबत रखे तो कि क्या सीट्स एलोकेशन में कोई होगा। सेंसस के बाद आपने कहा कि हल्का बंदियाँ करानी होती हैं, सेंसस के बाद हल्का बंदियाँ आबादी के तनासब से होती हैं, रकबे के एतबार से होती हैं? नहीं, ये जो अब हल्का बंदियाँ कराते हैं ये पॉपुलेशन बेसिस पे होती हैं, आबादी के लिहाज से। इन 21 सूबे की कितनी आबादी है वहाँ पे उतनी सीटें जाती हैं, फिर आप उसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट को सीट्स एलोकेट करते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का शेयर बनता है। यानी एबटाबाद के कौमी असम्बली की कितनी सीटें आएंगी और प्रोविंशियल असम्बली की सीटें कितनी आएंगी। तो वो जो KP का जो एलोकेशन ऑफ सीट्स हैं इस वक्त भी मैं आगे तफसील से बताता हूँ। तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने, मैं जैसे कि जब सेंसस के रिजल्ट आए तो फिर भी इलेक्शन कमीशन ने उनके साथ ये किया और उनको वापस आया कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि हल्का बंदियाँ कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने एक शेड्यूल भी बना लिया था कि हम हल्का बंदियाँ कराने जा रहे हैं। तो चूँकि बीच में ये आ गया था कि गवर्नमेंट डिजिटल सेंसस कराने जा रही है, तो फिर उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने वो मामला रोक दिया था। क्योंकि डिजिटल सेंसस होने वाला है तो फिलहाल हम ये हल्का बंदियों का मामला रोक देते हैं। अब इस वक्त हमारी हल्का बंदियाँ प्रिलिमिनरी लिस्ट हमारी हो गई है, वो शाया हो गई है, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आगे जाके उसकी तफसील मज़ीद आप हम बताएंगे। अच्छा, डिजिटल सेंसस से क्या मुराद? डिजिटल सेंसस कैसे, नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक या उसका क्या तरीक़ाकार हो सकता था? ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू प्लानिंग कमीशन उनका ये है कि इस दफ़ा जो ये होगा उनकी जो सेंसस होगी वो पेपर वर्क से ज़्यादा उनको टैबलेट दिए जाएंगे, वो डिजिटल टाइप ही होगी और हमें पास रिजल्ट जल्दी से ID कार्ड के थ्रू उसके ऊपर जल्द वो IT बेस्ड सॉल्यूशन उनके होंगे सॉफ्टवेयर, तो उस बेस पे उसको डिजिटल सेंसस वो कहते हैं। आसिफ अली यासीन साहब, आपका बड़ा अहम रोल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। आप बताइएगा कि एक आम आदमी के लिए वो कैसे जान सकता है कि मेरा वोट कहाँ पर रजिस्टर्ड है, मैं किस पोलिंग स्टेशन में जाके वोट डाल सकता हूँ? इसको ज़रा आसान अल्फाज में बताइएगा। ये इस वक्त जो गैर हतमी इंतखाबी फरिश्ते हमने पब्लिश की हुई हैं डिस्प्ले सेंटर्स पे अक्रॉस द कंट्री, तो उसमें आप अपना जो CNIC है उसको SMS करें 8300 पे विदाउट स्पेसेस और विदाउट डैशेस, तो आपको फौरी तौर पे आपके वोटिंग पर्टिकुलर। ये जो SMS है ये इसके कोई चार्जेस हैं कि ये वैसी है? ये चार्जेस हैं 2 रुपये। ठीक है, मतलब आप SMS करेंगे और आपको इसका तमाम तरह डिटेल्स मिल जाएंगी जी। अगर नहीं उसका कोई रिप्लाई आया तो फिर क्या करेंगे? अगर रिप्लाई नहीं आता तो दैट मीन्स के या तो उसमें स्पेस रह गई है या कोई डिजिट जो है वो गलत टाइप हो गया है। तो करेक्ट अगर CNIC गया तो उसका डेफिनेटली रिस्पांस आता है फौरी तौर पे। मतलब फौरी तौर पर अगर आपने 8300 पर एक SMS किया है जी तो फ़ौरन आपको रिस्पांस मिलेगा? फ़ौरन विद इन तमाम तरह डिटेल्स फ्यू सेकंड्स। आपका पोलिंग स्टेशन क्या है, आपका वोट कहाँ पर इंदराज है, ये सारी मालूमात होंगी? नहीं, पोलिंग स्टेशन इस वक्त वोट के इंदराज का बेसिकली जो पोलिंग स्टेशन होता है वो जब इलेक्शन हो रहा हो, इलेक्शन प्रोग्राम इशू हो चुका हो तो उसके बाद इस्टेब्लिश होते हैं। ठीक है। इस वक्त चूँकि देयर इज़ नो इलेक्शन ऑन द होराइजन, तो इस वजह से सिर्फ डिस्प्ले सेंटर पे जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसी की डिटेल आती है कि आपका जो वोट है किस इंतखाबी इलाके में दर्ज है
उसका शुमारियाती कोड नंबर क्या है और आपका किस सीरियल नंबर पे अपीयर हो रहा है, आपका घराना नंबर क्या है। ठीक है। ये 4 किस्म की इंफॉर्मेशन है। अच्छा, मैं एक एड्रेस मेरे आईडी कार्ड के ऊपर, मेरा एक परमानेंट एड्रेस है जी जी और एक मेरा टेम्परेरी एड्रेस है। जी जी। दोनों पे मैं वोट कास्ट कर सकता हूँ? दोनों पे मेरा वोट रजिस्टर्ड होगा कि नहीं? नहीं, आपका सिर्फ एक ही जगह पे रजिस्टर होगा। हमारा कंप्यूटराइज इलेक्टोरल रोल सिस्टम है, उसमें यूनिक आइडेंटिफायर के तौर पे CNSE मौजूद है। जो ही आप CNSE का नंबर उसमें एंटर करते हैं तो वो दूसरी जगह पे एंटर हो नहीं सकता, सिर्फ एक ही जगह पे होगा। फ़ौरन वो पॉपअप आ जाता है कि जी आपका वोट फलान जगह पे दर्ज है, तो वहाँ से जब भी होगा वो ट्रांसफ़र होगा। तो एट अ गिवन टाइम आपका सिर्फ एक ही जगह पे रिजल्ट होगा। बिलफर्ज एक शख्स अगर इस्लामाबाद में वोट कास्ट करता है, इस्लामाबाद के एड्रेस के ऊपर उनका वोट इस्लामाबाद में उसका इंदराज है, जी उनको यहाँ से शिफ्ट करना है किसी और शहर में, किसी और डिस्ट्रिक्ट में, वो कर सकते हैं? एग्जैक्टली। वो जिस शहर में जाना चाहते हैं वहाँ पे फॉर्म 15 जमा करा दें। ठीक है। वो जो रिवाइजिंग अथॉरिटी के फैसले के मुताबिक वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। उसका क्या फॉर्म भरना पड़ेगा, क्या जी। तरीकाकार अपनाना पड़ेगा? एग्जैक्टली, वो डिस्प्ले सेंटर विजिट करें तो वहाँ पे फॉर्म 15 है, वो नए वोट के इंदराज के लिए और वोट ट्रांसफ़र के लिए। डिस्प्ले सेंटर कहाँ पर हैं, किसी को अगर नहीं पता तो? डिस्प्ले सेंटर हमने अक्रॉस दी कंट्री बनाए हुए हैं, 20,159 ओवरऑल है। ठीक है, 20,159 डिस्प्ले सेंटर। जी सर। और इसमें जो पंजाब के 36 ज़िले हैं, बलूचिस्तान के जो हैं 34 ज़िले हैं, कि खैबर पख्तूनख्वा के 35 ज़िले हैं, 30 ज़िले सिंध के, एक इस्लामाबाद, ओवरऑल 136 ज़िलों की तमाम इंडिपेंडेंट सेपरेट फाइल्स हमारे जो वेबसाइट है उस पर मौजूद है। तो उसमें तमाम डिस्प्ले सेंटर्स की इंफॉर्मेशन है, आप अपने इलाके की उसमें सर्च कर सकते हैं और वो डिस्प्ले सेंटर आप विज़िट करें। और उधर अगर आप चाहते हैं कि आपका वोट किसी यानी कि आपके डिज़ायर्ड लोकेशन पे जाए, फॉर्म 15 जमा करा दें, तो वो आपकी जो गिवन एड्रेस है उधर शिफ्ट हो जाए। अच्छा, आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। पंजाब उठा के देख लें, सिंध देख लें, KP देख लें, बलूचिस्तान देख लें, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि वो फॉर्म लेंगे, डिस्प्ले सेंटर पे जाएंगे और उसके बाद ये सारा अमल होगा। जो लोग बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानते, उनके लिए क्या कोई आसानी हो सकती है, उनके लिए क्या किया जा सकता है? इसमें हमने जो डिस्प्ले सेंटर है, ये कोशिश की है कि जो है जो करीब तरीन जो रेजिडेंसेज है उधर बनाए जाए। तो आम तौर पे मेजॉरिटी केसेस में ये वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। ठीक है। डिस्प्ले सेंटर्स, एक विलेज है, बड़ा विलेज है, तो उसमें 3-4 सेंसस ब्लॉक हैं, तो उसमें जो है ना हमने वो करीब तरीन बनाया हुआ है। या इसी तरह अगर शहर में कोई मोहल्ला है तो 2-3 सेंसस ब्लॉक हैं, तो वो उनको जो ना करीब तरीन लोकेलिटी के ऊपर डिस्प्ले सेंटर बना हुआ है। तो एक्सेप्शंस आर देयर, जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ थोड़ा फासला है, मगर मेजॉरिटी केसेस में वो करीब तरीन है। शमशाद खान साहब, आसिफ अली यासीन साहब ने कहा कि एक बड़ा सेटअप, एक मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पूरे मुल्क के अंदर। अब ज़ाहिरी बात है, आपको आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा होगी, या उसमें आपको कमी का सामना है? वो कैसे मैनेज करते हैं इतने बड़े सिस्टम को? यहाँ पे मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि एक तो हमारा जिसे कहते हैं इलेक्शन कमीशन, ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हर सूबे से एक ऑनरेबल मेंबर इलेक्शन कमीशन, ये 5 अफराद पे मुश्तमिल है, जिसको हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन। तो नीचे जो हमारा सेक्रेटेरिएट है वहाँ पे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, प्रोविंशियल लेवल पर नहीं, मैं यहाँ पे पहले सेंट्रल के साथ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उसके साथ स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी, उनके नीचे फिर DGs हैं, मुख्तलिफ ADGs हैं और हमारे मुख्तलिफ 11-12 विंग्स हैं यहाँ पे काम करते हैं। उसके बाद जो हमारा प्रोविंशियल सेटअप है वहाँ पे हमारे प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उनको असिस्ट करने के लिए हमारे 2 जॉइंट प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर, एक एडमिन साइड पे और दूसरे इलेक्शन साइड पे होते हैं। आगे जब हम जाते हैं तो डिवीजन लेवल पे हमारा रीजनल इलेक्शन कमिश्नर होता है और हमारा जो लास्ट ईयर है वो है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, जहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनके साथ इलेक्शन ऑफिसर होते हैं और उनका सपोर्ट स्टाफ होता है जो एक्चुअली वहाँ पे फील्ड में मामला को देखते हैं। तो इस वक्त हमारे जो पूरे पाकिस्तान में जो स्ट्रेंथ है वो अराउंड अबाउट 3500, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारी नहीं है। 3500 लोग 3500 लोग पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन कंडक्ट कराने में इलेक्शन कमीशन के एम्प्लॉइज़ हैं। ये बड़ी हैरानकुन बात है। अब 3500 लोग जो हैं वो इस मुल्क के अंदर होने वाले इंतखाबात को सारा मैनेज करते हैं। यह मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन की जो पहले ही बुनियादी जिम्मेदारी थी वो थी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट कराना, पार्लियामेंट के इलेक्शन कंडक्ट कराना और सूबाई इलेक्शन असम्बली के कंडक्ट कराना। लेकिन इसके साथ साथ 140A के तहत
हमें लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बन गई। यानी जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी मिल गई, लेकिन लॉजिस्टिक्स दफातर के हवाले से और HR के हवाले से हमारी स्ट्रेंथ वही रही। तो इतना बड़ा बोझ फिर भी इलेक्शन कमीशन के लोगों ने संभाला हुआ है उसी स्ट्रेंथ के साथ। तो आप समझते हैं कि अब जब ठीक निज़ाम चल रहा है, इसके बावजूद ठीक सिस्टम चल मौजूदा रहा जो है? हमारा सेटअप चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जब चार्ज लिया तो उन्होंने महसूस किया कि ये जो हमारी स्ट्रेंथ है इसको पहले हमें रिवाइव करना चाहिए, उसके बाद फिर इसकी रैशनलाइजेशन होनी चाहिए कि जहाँ पे अगर कोई पोस्ट रिडंडेंट है तो इसको आप एबॉलिश कर लें, और जहाँ पे आप ज़रूरत अगर महसूस कर रहे हैं कि मज़ीद पोस्टों की ज़रूरत है तो वहाँ पे क्रिएशन हो जाए। जैसे यहाँ पे मुख्तलिफ विंग्स बन गए। पहले हमारा पॉलिटिकल फाइनेंस विंग था, वो बहुत लो लेवल पे था उसकी जो प्रेजेंस थी। अब हमारे DG पॉलिटिकल फाइनेंस हैं, एडिशनल DG पॉलिटिकल फाइनेंस हैं, उसके पास डायरेक्टर पॉलिटिकल फाइनेंस, और पूरा एक सेटअप बन गया है कि किस तरह स्क्रूटनी करनी होगी, डिजिटाइजेशन कैसी होगी पॉलिटिकल पार्टीज़ की और कैंडिडेट्स की जो एनुअल एसेट्स हैं या वो जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं, तो उसके लिए पूरा एक हमारा विंग बन गया। इस तरह महसूस किया गया कि हमारा जो मॉनिटरिंग के लिहाज से मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन एक विंग मुकम्मल उन्होंने बना दिया है, तो वो उस पर भी काम जारी है और बहुत जल्द वो पूरा का पूरा विंग डाउन टू डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन हमारा जो मैकेनिज्म। शमशाद खान साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे हम लोग। आसिफ अली यासीन साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये डायरेक्टर हैं जो इस वक्त इलेक्टोरल रोल है उस तमाम तर चीज़ों को ये मैनेज करते हैं। इंतहाई अहम प्रोग्राम है नाज़रीन आप लोगों के लिए, और प्रोग्राम है अवामी कचहरी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और प्रोग्राम देखते रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम है अवामी कचहरी, मैं हूँ कैसर खान थनोली, और आज की हमारी अवामी कचहरी हमने लगाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इंतहाई अहम और ज़िम्मेदार अफसरान के साथ, ताकि आप तक हम लोग पहुँचा सकें इंतहाई अहम मालूमात जो कि इलेक्शन के दिनों में, और इलेक्शन के दिनों को मैंने सबसे पहले जिक्र किया कि इलेक्शन इस मुल्क के अंदर जनरल जो इलेक्शन है वो कभी भी हो सकते हैं, और जो टाइम है वो तो आपको पता है कि साल एक सवा साल रह गया है। तो इसमें इलेक्शन करवाने हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो जिम्मेदारी हैं आइन के मुताबिक उन्होंने निभानी होती हैं। और इससे पहले भी हमने देखा कि जो इलेक्शन होने तक का जो अमल है वो कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है, कि इतने बड़े पैमाने पर सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं, जब गिनती का अमल स्टार्ट होता है, तो फिर कहीं ना कहीं से मुश्किल, कहीं ना कहीं से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो वो आवाज़ें क्यों आती हैं उस सवाल से भी बात करेंगे। आसिफ अली यासीन साहब, अभी हमने शमशाद खान साहब से बात की, ये DG इलेक्शंस हैं, आपसे जानना इसलिए ज़रूरी है कि आम लोग ज़्यादा हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं, जिनको इतनी समझ नहीं है, जो जानना चाहते हैं कि हम लोग अपने वोट को कैसे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, कैसे हम लोग सही तरीके से वोट का जो है वोट डाल सकते हैं। हमारे पोलिंग स्टेशंस का हमें पता होना चाहिए। बाज़ औक़ात पोलिंग स्टेशन जो हैं वो बहुत दूर हो जाते हैं, और जो आपका जो रिहाइश है वो किसी और जगह पर होती है, पोलिंग स्टेशन आपसे कई ज़्यादा किलोमीटर्स दूर होता है। तो इस हवाले से बताइएगा कि पोलिंग स्टेशन कम से कम कितना दूर और कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूर हो सकता है? इसमें जो सेक्शन 59 है वो ऑफ द इलेक्शंस एक्ट वो प्रोवाइड करता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पोलिंग स्टेशन बनाएगा ना, उसमें ये इंश्योर करेगा कि एज़ फार एज़ पॉसिबल प्रेफरेबली जो है वो 1 किलोमीटर के रेडियस में, 1 किलोमीटर की रेडियस में वोटर्स की रेजिडेंस। ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जो है ना इसको फैसिलिटेट किया जाए और 1 किलोमीटर का रेडियस इसको बरकरार रखा जाए। दैट्स वाई कि हमारे पोलिंग स्टेशन हर साल जिस तरह हमारा इंतखाबी तो ये मुमकिन हो पाता है? इसके लिए ज़ाहिर बात आप बिल्डिंग्स का चुनाव करना, ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली जहाँ पे पॉसिबल है, बिल्डिंग्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट की, तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि 1 किलोमीटर के रेडियस। अच्छा, ये चीज़ भी आप हमारे देखने वालों के लिए बताइएगा, सिर्फ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इसमें इस्तेमाल हो सकती हैं? जी, प्राइवेट बिल्डिंग्स को भी आप लोग हायर करते हैं? प्राइवेट में जहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं मिल रही तो उसमें फिर प्राइवेट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो रजिस्टर्ड होते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, उनको भी हम कंसीडर करते हैं फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलिंग स्टेशन। अच्छा, एक शख्स को अगर अपना वोट रजिस्ट्रेशन करवानी है, बिलफर्ज जैसे मैंने पहले पूछा कि किसी का कराची में है, वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया, अब उन्होंने इस्लामाबाद में अपना वोट रजिस्टर्ड करवाना है, तो उसके लिए वो किसी भी वक्त जा सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस या किसी और जगह पर? ये सो फार एज द डिस्प्ले इज कंसर्न, अभी डिस्प्ले चल रहा है, तो ये 21 मई से शुरू है और अभी ये 19 जून तक डिस्प्ले प्रोसेस जारी रहेगा। ठीक है। इस दौरान कोई अप्लाई करना चाहे तो वो जो है फॉर्म 15 अपने डिस्प्ले सेंटर पे जाके जमा करा दें, और इन केस अभी किसी वजह से नहीं करा पाता तो हम जब ये इलेक्शन जो इंतखाबी फरिश्ते हैं ये 12 अगस्त 2022 को इंशाल्लाह फाइनली पब्लिश हो जाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद भी स्टिल इसमें अमेंडमेंट हो सकती है।
उस सूरत में फिर ये है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है उस ऑफिस में जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो डिस्प्ले मतलब मुमकिन है ये, उसके बाद भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको तरीक़ाकार से तब्दील करना है। एग्जैक्टली, अभी डिस्प्ले सेंटर्स हैं, यू हैव टू वॉक, आई मीन वॉकिंग डिस्टेंस या 1 किलोमीटर मैक्सिमम इतना आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। मगर जो उस वक्त है उस वक्त फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में आप जा सकते हैं। तो ये कितना टाइम लेगा, कितने वक्त में आपका वोट रजिस्टर्ड हो सकता है? ये जो 19 अगस्त तक फॉर्म आएंगे ये हम रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास भेजेंगे, तो वो इस पे फैसले करेगी 15 दिन में। तो 4 जुलाई के बाद हम इसकी जो इनकॉर्पोरेशन होगी, जो मेन डेटाबेस है इसकी डेटा एंट्री होगी, तो फिर प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी। तो 12 अगस्त को इंशाल्लाह ये फाइनल पब्लिकेशन हो जाएगी इंतखाबी फरिश्तों की। मतलब 12 अगस्त से पहले पहले आपने ये वोट अगर किसी ने ट्रांसफ़र करना है और उन्होंने तरीक़ाकार अपना के फॉर्म 15 फिल करके जमा करवा दिया है, तो वो उनका वोट ट्रांसफ़र हो सकता है? 12 अगस्त से नहीं, 19 जून से पहले पहले। नहीं, 19 जून से पहले पहले अगर सबमिट करवा दी है जी। तो इसमें टाइम कितना लेगा, कितने वक्त में ये आप उनको वो अपना वोट ट्रांसफ़र कर लेंगे? यही 19 जून से 12 अगस्त का टाइम लगेगा। मतलब 19 जून से 12 अगस्त का ये जो बीच में महीना सवा महीना जो होगा, ये इतना लगेगा? यही वो, इसमें बेसिकली 15 दिनों में रिवाइजिंग अथॉरिटीज़ ने फैसले देने हैं और उसके बाद उसकी हमने डेटा एंट्री करनी है और प्रिंटिंग होनी है। अगर किसी भी कोई इतराज़ उठ जाता है या कोई इतराज़ आ जाता है, इतराज़ अगर लगाते हैं तो किस तरह का होता है, और अगर किसी ने उस इतराज़ का कोई जवाब देना है या देगा तो कैसे देगा? ये सर लॉ अलाउ करता है कि अगर आपका नाम अपीयर हो रहा है किसी इंतखाबी फरिश्त में, तो यू आर इंटाइटल्ड टू ऑब्जेक्ट एनी एंट्री कंटेंट देयर। उस इंतखाबी फरिश्त में जो भी वोटर हैं, किसी भी वोटर पे आप एतराज़ कर सकते हैं। तो वो आप एतराज़ फॉर्म 16 पे जमा कराते हैं। तो फॉर्म 16 आप जब देंगे तो वो रिवाइजिंग अथॉरिटी उसके ऊपर हेयरिंग करके फैसला देगी, तो वो उसको रिमूव करने का आर्डर दे सकती है उन वोटर्स को। तो ये ऑब्जेक्शन भी जो है ना, जो जिस तरह अकॉर्डिंगली जो डिसीजन होगा रिवाइजिंग अथॉरिटी का, उसके अकॉर्डिंगली हम डेटा एंट्री करेंगे और इसको इंतखाबी फरिश्त का हिस्सा बनाएंगे। अब ये नहीं हो सकता कि एक शख्स के वोट 2 जगहों पर रजिस्टर्ड हों? इम्पॉसिबल। अब ये नहीं हो सकता? नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारा जो कंप्यूटराइज इलेक्टोरल रोल सिस्टम है और ये एक सेंट्रल सर्वर है, हमारे डेटाबेस एक सर्वर में है, तो वो टोटली डेटा प्रोसेसिंग फोर्थविद हो रही होती है। तो यानी कि यूनिक आइडेंटिफायर सिर्फ शनाख्ती कार्ड है, तो वो जो ही कोई भी शनाख्ती कार्ड डबल एंटर होता है तो वो सिस्टम इटसेल्फ उसको रोक देता है कि ऑलरेडी फलान जगह पे दर्ज है। तो अगर उसको उसने होना है तो सिर्फ ट्रांसफ़र होना है, ठीक है, नई लोकेशन पे। 2 जगह पर रजिस्टर्ड नहीं हो सकता? नहीं, को एग्जिस्ट नहीं कर सकते 2 वोट, ठीक हो सेम NIC के अगेंस्ट। शमशाद खान साहब, आप डीजी इलेक्शंस हैं, आपने कहा कि 3500 लोग हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमिन जो इस पूरे सिस्टम के अंदर रहते हुए आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाते हैं। हम लोग देखते हैं कि असातिज़ा कराम जो हैं वो इलेक्शन ड्यूटीज़ देते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को इलेक्शन ड्यूटी के लिए चुना जाता है। वो डेली वेजेस होते हैं, उनको लेने का मकसद अपनी स्ट्रेंथ को पूरा करना, या क्या ऐसी ज़रूरत पड़ती है, मतलब कोई लाजमी है? अच्छा, ये ना कि चूँकि मैं अगर बता दूँ कि 2013 में हमारे पास जो पोलिंग स्टेशन थे वो 79,000 थे। 2018 में इनकी तादाद बढ़ गई थी 85,000, और अब जो हमने टेंटेटिव लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशन बनाई है उसके मुताबिक वो 93,000 पे पहुंच गई है। तो 93,000 पोलिंग स्टेशन, फिर वहाँ पे बूथ, फिर हर बूथ पे असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो मैं अगर आपको फिगर बताता चलूँ कि 2018 के जो इलेक्शन हमारे थे उस वक्त सिर्फ हमारे जो ट्रेनिंग का कंपोनेंट, वैसे तो उसकी नज़र नहीं था कि ट्रेनिंग का कंपोनेंट क्या होगा। ट्रेनिंग के कंपोनेंट में इलेक्शन कमीशन ने 8,60,000 लोगों की ट्रेनिंग कराई थी। 8,60,000, उसमें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स भी शामिल थे, उसमें रिटर्निंग ऑफिसर भी थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स, इवन सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो इदारे उनके जो मास्टर ट्रेनिंग थे उनको भी हमने ट्रेन किया था कि आपने क्या ड्यूटीज वहाँ पे बाहर करनी है। तो उस हवाले से ये पूरा आइन इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करता है अंडर आर्टिकल 220 के फेडरेशन और सूबों के जितने भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं वो अंडर आर्टिकल 220 बॉन्ड है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन की जो भी उनसे वो हम चाहें जो भी ड्यूटी ले चाहें वो हेल्प करेंगे इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। तो उस हवाले से फिर क्योंकि हमारी अपनी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है तो फिर हम सूबाई हुकूमतें के फेडरल गवर्नमेंट और या लोकल गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनकी खिदमत हासिल करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। अच्छा, एक चीज़ और मैं ये आपसे जानना चाहूँगा
हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन से पहले एक ज़ाब्ता अखलाक जारी करता है। जी उसके बाद हम लोग देखते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी खिलाफ वर्जियाँ नज़र आती हैं कि जो कि इलेक्शन के दिनों में जिसके हवाले से मना किया जाता है कि ये काम आप लोग नहीं कर सकते, जी। वो होती हैं। उनके ऊपर कार्रवाई क्या होती है? कोई फ़ाइन किया जाता है या इससे बढ़ के भी कोई सज़ा हो सकती है? ये क्योंकि बहुत आम देखने में आता है कि खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं और उनको इलेक्शन कमीशन की जो हदायत हैं उनको सीरियस नहीं लिया जाता। अच्छा, तो एक तो मैं कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से ये बताता चलूँ कि जब इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट फाइनल करता है तो ये सेक्शन 234 ऑफ द इलेक्शन एक्ट के तहत ही करता है। उसमें जो इलेक्शन कमीशन यही करता है कि विद कंसल्टेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, जब हम कोड ऑफ कंडक्ट बना लेते हैं तो उसका ड्राफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हम शेयर कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में पॉलिटिकल पार्टीज़ और इलेक्शन कमीशन की एक मीटिंग होती है जहाँ पे बाहमी इत्तेफाक की राय के बाद कोड ऑफ कंडक्ट फाइनल हो जाता है, तो आम चीज़ें तय पाती हैं। तय हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, जब वो तय पाती हैं अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन, अब हमारा पूरा जो मैं बता रहा था कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन विंग हमारा बन गया है। तो जो हमारा मॉनिटरिंग विंग है वो फिर देखता है कि कहाँ कहाँ पे वायलेशन हो रही है, अगर हो रही है तो उसके खिलाफ एक्शन। जहाँ तक ये बात है कि क्या इलेक्शन कमीशन एक्शन लेता है, ज़रूर नहीं, एक्शंस तो लेते हैं, हमें वो नज़र आता है जी, कि जी। कुछ फ़ाइन किया जाता है, कुछ पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, जी। लेकिन इसके बावजूद उसके कोई इतने बेहतर नताइज नहीं मिलते। लोग फिर भी वो तमाम तर चीज़ें नहीं, वो करते मैं बताता चलो कि एक तो यह कि 50,000 तक फ़ाइन वहाँ पर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर है वो लगा सकता है। अगर दोबारा वायलेशन होती तो वो केस यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में रेफर हो जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ने तो, अगर आपको याद हो कि जब KP में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो रहे थे तो वहाँ पे तो इवन जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे उनकी नॉमिनेशन ही उनको रे से ही बाहर कर दिया था और वहाँ पे इलेक्शन हो गए। यानी यहाँ तक सख्त एक्शन लिए हैं। मिनिस्टर्स को मना किया गया, मिनिस्टर्स को अपने ज़िले में जाने से मना किया गया था, उनकी रुकनीत तक ख़त्म कर दी गई थी। तो इलेक्शन कमीशन तो मॉनिटरिंग के हवाले से और कोड ऑफ कंडक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बहुत सख्त इकदाम ले रहे हैं कानून और कायदे के मुताबिक। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, कितनी ज़रूरी हैं, कितना जल्दी इसमें तब्दीलियाँ हो सकती हैं या नहीं करनी चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए इसको? जहाँ तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है कि क्या, तो ये तो पार्लियामेंट का प्रेरोगेटिव है कि वो कौन सी इस्लाहात चाहती हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये तो पार्लियामेंट का प्रेरोगेटिव है। इलेक्शन कमीशन के क्योंकि अरकान, जैसे कि आपका बड़ा वसी तजर्बा है, इलेक्शन कमीशन के ये जो अफसरान हैं इनका बड़ा वसी तजर्बा है, तमाम तर मामलात को देखते हैं और बराह रास्त इलेक्शन के ऊपर उनकी नज़र होती है, इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। तो आप लोगों की अपनी राय भी तो है ना, आप क्या समझते हैं कि ये मुमकिन है या ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जब भी पार्लियामेंट में कोई बिल पेश होता है या किसी का क्वेश्चन होता है तो वो इलेक्शन कमीशन के साथ थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स वो शेयर करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन अपना प्रोफेशनल व्यू, जो न्यूट्रल और प्रोफेशनल व्यू है, वो हम उनको देते हैं कि इलेक्शन कमीशन का व्यू ये है। तो उसके मुताबिक वो वहाँ पे फिर पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी में उस पर बहस होती है और फिर वो जिस तरह पार्लियामेंट चाहती है उसके मुताबिक वहाँ पे फिर वो इनेक्टमेंट कर लेते हैं, या अगर आईन में तरमीम तो आईन में तरमीम कर लेते हैं। मतलब आप हर तरह से तैयार हैं, जो भी आपको आईनी और कानूनी जिम्मेदारी दी जाती है जी। उसको अदा करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर इलेक्शन वक्त तैयार कमीशन है। पूरी तरह तैयार है और इसके लिए तैयारी, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जो पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है वो ऑपरेटिव हो गया, हमारा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन विंग, हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बना लिया और इसके लिए प्रोफेशनल लोग बनने लगे हैं। हमारा PMU प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट आ गया जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल लोग हैं, IT के एक्सपर्ट्स हैं और वो अपने यहाँ पे काम हमारे साथ कर रहे हैं। और ये हमारा लॉ विंग बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो इलेक्शन कमीशन अब हर लिहाज से हर फील्ड में एक्सपर्ट है अपने काम के हवाले से। ठीक हो गया। आसिफ अली यासीन साहब, आप डायरेक्टर इलेक्टोरल हैं और ये जो हमने आपसे बातें इससे पहले की कि रजिस्ट्रेशन करवानी वोट की, ट्रांसफ़र करवाना वोट, एक शहर से दूसरे शहर लेके जाना, आपने वो तो बताया कि फॉर्म 15 के तहत आप उसको फिल करेंगे और करीबी सेंटर पे जाके उसको सबमिट करवाएंगे और फिर वो एक टाइम है वो लेकर आपका वोट ट्रांसफ़र या रजिस्टर्ड हो सकता है। इसके ऊपर क्या कोई फ़ीस ली जाती है, क्या तरीक़ाकार होता है या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं। कोई फ़ीस नहीं है, कोई कभी भी चाहे अपना वोट ट्रांसफ़र और रजिस्टर्ड करवा सकता है बगैर कोई पैसे लिए? एग्जैक्टली, कोई फ़ीस नहीं कोई है फीस इसकी। ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि कोई शख्स अगर जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि शिकायत लेके आता है, कोई कैंडिडेट आ जाते हैं बाज़ औक़ात कि यार पहले मैंने बाई इलेक्शन के अंदर ये शिकायत ज़्यादा मसूल होती है कि जब हमने वोटर फ़हरिस्तें मंगवाई उसमें वोट कुछ लोगों के यहाँ पर थे, कुछ लोगों ने वोट कास्ट किए, अब उनका वोट एकदम से ट्रांसफ़र हो गया है, वो किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। कहते हैं कि ये मुमकिन है, ये होता है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या मानना है? जो इंतखाबी फरिश्ते जनरल इलेक्शन में अगर किसी ने वोट डाला
बाई इलेक्शन अगर होता है तो उसके बाद वो वोट किसी और जगह पर ट्रांसफ़र हुआ होता है, उसमें कितनी सच्चाई है, ये क्या होता है? एक्चुअली जो इंतखाबी फहरिस्त है ये एक डायनामिक डॉक्यूमेंट है, तो इट्स नॉट स्टैटिक डॉक्यूमेंट। जो हमारे जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं उनके पास पावर है और ये थ्रू आउट द ईयर लोग अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए, नई रजिस्ट्रेशन और करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर्स, वो सारे अप्लाई करते रहते हैं। तो एक्चुअली जब इलेक्शन प्रोग्राम इशू हो उस दिन से इंतखाबी फहरिस्त फ्रीज हो जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं होती। बहुत से लोग शिकायत करते हैं ना कि हमने जनरल इलेक्शन में वोट डाल दिया जी जी। एक इंतखाबी हल्के में, जब बावजूद वहाँ पर बाई इलेक्शन होता है तो उनका वोट वहाँ पर नहीं होता। वो असल में कोई गलती से हो सकता है, कोई उसके अंदर तब्दीली की जाती है या जानबूझ के किया जाता है, इसमें क्या उसमें वजह क्या होती है? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। हमारी जो कंप्यूटराइज्ड इलेक्टोरल रोल सिस्टम है, हर एंट्री का पूरा लॉग हमारे पास मौजूद है। आप ये कह रहे हैं कि ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता? नामुमकिन है क्योंकि पूरा लॉग मौजूद है राइट फ्रॉम द डे वन, जब उसका नाम दर्ज हुआ है उसके बाद से ये किस डेट एंड टाइम स्टैम्प के साथ किस वक्त ये ट्रांसफ़र हुआ है, किस आईपी एड्रेस से इसकी डेटा एंट्री हुई है, किस डेटा एंट्री की आईडी यूज़ हुई है, पूरी हमारे पास रिकॉर्ड है। तो अगर ये इस तरह शिफ्ट होता है, बेसिकली जब आपकी शनाख्ती कार्ड है ना, जो कौमी शनाख्ती कार्ड है, इसकी एक डेट ऑफ एक्सपायरी होती है, आमतौर पे 10 साल के लिए इशू होता है ऐसी। तो वो 10 साल बाद जब उसकी रिन्यूअल होती है तो ये एक मॉडिफिकेशन में आता है। तो मॉडिफिकेशन का सारा डेटा भी नादरा हमसे शेयर करता है। तो मॉडिफिकेशन में भी जब उनको ऑप्शन पूछते हैं तो वो बाज़ जो वोटर्स हैं वो अपना ऑप्शन दे देते हैं कि हम जी परमानेंट की बजाय अभी टेम्परेरी पे रजिस्टर करवाना। ये वजह हो सकती है। ये वजह एक हो सकती है। दूसरे ये है कि इसमें कोई अपने तौर पे ये ट्रांसफ़र नहीं होता। सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसमें कि ये जो गैर हतमी इंतखाबी फहरिस्त अभी हमने पब्लिश की है, इससे पहले हमने रिवीजन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया। ये तीसरा फेज़ है, पहले 2 फेज़ हो चुके हैं। ठीक है। तो पहले 2 फेज़ में हम डोर टू डोर गए। तो डोर टू डोर में नवंबर दिसंबर में किया है और उसके बाद उसमें जो अनवेरीफाइड वोटर्स रह गए थे उन स्पेशली उनके लिए फिर एक नया फेज़ किया मार्च में। तो स्टिल जो है ना तकरीबन कोई 9,50,000 के करीब वोटर्स ऐसे थे जो दोनों फेजेस में वेरीफाई नहीं हो सके। ठीक है। तो वो लॉ की प्रोविज़न है कि अगर कोई वेरीफाई नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन ने उस लॉ के तहत इसको उनके परमानेंट एड्रेस पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है। क्योंकि उनको हमने उनके हक़ रायदही से महरूम नहीं करना। ठीक है। तो इस वजह से वो शिफ्ट हुए। तो ये गैर इंतखाबी फहरिस्त है, इसमें गलती हो सकती है। हमने अपने तौर पे जो हमारे स्टाफ ने डोर टू डोर विज़िट किया, ह्यूमन एरर भी हो सकता है। तो इसी एरर को दूर करने के लिए ये डिस्प्ले की है ताकि आवाम आए अपने पर्टिकुलर चेक करें। जो अगर कोई गलती किसी कोई की है गलती उसका है वो तो उसको सुधार सकते हैं, वो ठीक है। रेक्टिफाई हो जाएगी। ठीक हो गया। आसिफ अली यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप डायरेक्टर हैं इलेक्टोरल और डायरेक्टर जनरल इलेक्शंस हैं। आप शमशाद खान और आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन प्रोग्राम वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं अवामी कचहरी। नाज़रीन ब्रेक के बाद फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम है अवामी कचहरी, मैं हूँ कैसर खान थनोली और आज हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 इंतहाई अहम ज़िम्मेदार अफसरान हैं। इनसे गुफ्तगू जारी है। शमशाद खान साहब, आप डीजी इलेक्शंस हैं और मैं ये जानना चाहूँगा, और ख़ास तौर पे कबायली अजला के हवाले से लोग बहुत वरीड हैं, बहुत परेशान हैं, वहाँ के लोग जानना चाहते हैं कि वहाँ पर लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, उनके लगातार वहाँ पर जिरगे भी हो रहे हैं क्योंकि जमशुदा जो अजला की पहले तादाद थी हल्कों की वो 12 थी, अब 6 कर दी गई है। क्या वजूहत है? अच्छा, सिस्टम में ये बताता चलूँ कि 25वीं आईनी तरमीम के बाद जो हमारा एक्स फाटा था या अस्ट वाइड फाटा था, वो जो 7 अजला थे और 6 फ्रंटियर रीजन्स थे, वो अब बाकायदा मर्ज होकर खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन गई। यानी इस वक्त जो आइन की जो मौजूदा शक्ल है उसमें फाटा या एक्स फाटा का कोई जिक्र नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा है। ठीक है। तो पहले उनकी 12 अलग सी सीटें थीं, वो 12 सीटें जो थी वो अबालिश हो गई। जब ये खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन गए तो खैबर पख्तूनख्वा की पहले 39 सीट्स थी, 39। तो फाटा के जम होने से 6 मज़ीद सीटें मिल गई, तो अब खैबर पख्तूनख्वा की सीटें जो हैं वो 45 हो गई हैं। ठीक है। तो नेशनल असम्बली के लिए खैबर पख्तूनख्वा की टोटल पॉपुलेशन को हमने डिवाइड करना होगा 45 से। उसके बाद जो कोटा आता है हमारे पास 7,88,000। तो उसके बाद जब आप शेयर निकालते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, मतलब साउथ वज़ीरिस्तान से लेकर बाजौड़ तक या चतराल से लेकर बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जो पहले पुराने के डिस्ट्रिक्ट थे, तो
तो हर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन को आपने डिवाइड करना होगा उस कोटे से, उसके बाद फिर उनका शेयर आता है। तो यहाँ पे चूँकि अब फाटा के लिए अलग सीटें नहीं हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा की जो 45 सीटें हैं उन्हीं पे उनका शेयर निकलना है। जो पहले हमारे 6 फ्रंटियर रीजन्स थे, वहाँ FRD खान, टांग, FR लकी, FR बनू, FR कोहाट, FR पिशावर, वो अपने मुतल्लिका अजला का हिस्सा बन गए हैं। तो अब उनकी आबादी अपने ज़िले में शुमार होगी। तो इसी वजह से जो हमारे जो साबका फाटा थे उनको अब 6 नशस्तें मिल गई हैं उनके शेयर की वजह से। और जो हमारी औरंगज़ई साबका एजेंसी थी, जिसको हम इस वक्त औरंगज़ई ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, चूँकि उनका शेयर एक नशस्त के लिए नहीं था, तो इसलिए बामरे मजबूरी उसको जम करना या क्लब करना पड़ा हंगू के साथ। यानी अब हंगू और औरंगज़ई की एक सीट बन गई है। जिस तरह अपर चतराल लोअर चतराल को क्लब करके एक सीट बनी है, लोअर कोहिस्तान, अपर कोहिस्तान और कोलाई पालस को क्लब करके एक सीट है, और इस तरह तोरगर की चूँकि एक सीट नहीं निकलती, इसलिए उसको मानसेरा के साथ क्लब करते हैं, फिर वहाँ पे 2 सीटें मिल जाती हैं। एक मानसेरा की अपनी है और दूसरी मतलब कि तोरगर पूरा डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर एक सीट नहीं निकलती, एक सीट नहीं निकलती शेयर पे। इसी तरह वो जो फाटा वाले हैं उनको 6 को तो एक एक सीट मिल जाती है, लेकिन औरंगज़ई को एक सीट नहीं मिलती। तो 25वीं आईनी तरमीम के बाद चूँकि 6 नशस्तें कम हो गई, पहले हमारी टोटल जो नशस्तें थी कौमी असम्बली की वो 272 थी, अब 266 हो गई, तो 6 नशस्तें वहाँ से कम हो गई हैं। इस वजह से वो लोग कहते हैं कि फाटा की नशस्तें खुदा न खासा इलेक्शन कमीशन ने कोई तो कम नहीं की। इलेक्शन कमीशन का नशस्तों के बढ़ाने या कम करने से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये आइन में दी गई है कि हर सूबे का कितना हिस्सा होगा। तो आइनी तौर पर चूँकि खैबर पख्तूनख्वा की 45 नशस्तें हैं, तो 45 नशस्तें खैबर पख्तूनख्वा में ही तकसीम होंगी। इसी तरह सूबाई असम्बली की चूँकि अब इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की 116 नशस्तें हैं, तो इसी 116 नशस्तें पूरे खैबर पख्तूनख्वा की तमाम अजला पे तकसीम हो जाती हैं। अब उसकी वजह से चूँकि नशस्तें 272 से 266 हो गई है, तो इसीलिए जो हमारी सीरियल नंबर हैं वो भी सब की सब चेंज हो गई। जैसे इस्लामाबाद पहले NA 52 से शुरू होता था, 52, 53, 54, उससे पहले 2 हल्के थे 48, 49, उससे पहले। लेकिन जब 2017 में ये हो गए थे ना, तो उसको 3 हल्के मिल गए थे 20 लाख आबादी पे। तो अब जो इस वक्त इनकी नशस्तें वो 46, 47, 48 हो गई हैं, क्योंकि वो 6 नशस्तें कम हो गई। इस तरह फिर आप पंजाब जाते हैं, फिर सिंध, फिर बलोचिस्तान, और जो हमारा आखिरी ये है NA का, अब इस्लामाबाद में 46, 47 और 48। जी सर, ठीक हो गया, 45 तक खैबर पख्तूनख्वा में आ जाती हैं। ठीक हो गया। अभी हम लोग देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर कुछ सीटें खाली हुई, उस पर बाई इलेक्शन होना है। वो जो बाई इलेक्शन होना है वो 2018 की जो हल्का बंदी है उसी के ऊपर होना है, वो भी पुरानी पे, क्योंकि वो आइन में ये तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था कि ये जो 2018 के जनरल इलेक्शन और सब्सिक्वेंट बाई इलेक्शन होंगे वो इसी हल्का बंदियों के मुताबिक ही होंगे, तो वो इसी पुरानी हल्का बंदियों पे हो रही हैं। मतलब उसमें कोई रद्द-बदल नहीं होगा, कोई उसमें तब्दीली नहीं आएगी, बरकरार ही है। आसफ़ यासीन साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जाहिर बात है ये सारा अमल करना और ये सारी चीज़ें करना, इसमें फाइनेंशियल बहुत बड़ा एक आपको सपोर्ट चाहिए होती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ के पाकिस्तान के पास माली मामलात वसाइल पूरे हैं, कोई किसी किस्म की कमी का सामना तो नहीं है? नहीं, ऐसा सच नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन फाइनेंस डिवीज़न से जो यानी कि एलोकेशन ऑफ फंड्स की जो रिक्वेस्ट करता है, तो वो जो ना एज़ पर प्रोसीजर वो एलोकेट हो जाती है, क्योंकि इलेक्शन के लिए चाहिए होता है। तो इसमें जो प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल है, ये भी बेसिकली एक आइनी टास्क है, जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। तो वो फंड्स जो है, फंड्स के हवाले से कोई इशू नहीं। और जो वोटर लिस्टें हैं ये कोई भी आके ले सकता है, किसी को किसी वक्त मिल सकती हैं, कोई इसमें कोई ID कार्ड का रखना या कोई इसके लिए कोई और शर्त तो नहीं है? सेक्शन है इलेक्शंस एक्ट का, सेक्शन 41 और इसी तरह 79 है। ये दोनों जो है ना, इनकी स्पिरिट ये है कि जब इलेक्शन कॉल हो जाए तो उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं वो इसकी कॉपी ले सकते हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए। इलेक्शन कॉल होने के बाद कैंडिडेट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो वो फिर उनको अकॉर्डिंगली हम प्रोवाइड करते हैं। वो इलेक्शन कैंपेन में चूंकि उन्होंने कैंपेन करनी होती है और फिर उनके पोलिंग एजेंट्स हैं वो पोलिंग स्टेशन पे हर बूथ पे मौजूद होते हैं, तो उन्होंने हर एंट्री जो वोटर आ रहा होता है तो उसको भी चेक करना होता है, तो उसके लिए वो कापी लेते हैं। मतलब वोटर लिस्ट जो है वो इलेक्शन अनाउंस होने के बाद कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ दस्तयाब है, किसी और शख्स को नहीं मिल सकती? और शख्स को नॉर्मली नहीं होती, कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक हो गया। एक और बहुत चर्चा है पिछले काफ़ी अरसे से EVM का,
ईवीएम के हवाले से बताइएगा, क्या ये मुमकिन है? क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स से इलेक्शन करवाया जा सकता है, और कितना शिफाफ होगा, कितना बेहतर होगा, और इसके ऊपर अखराजात कितने ज़्यादा होंगे या कम होंगे? बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजिकली जो है ना एडवांसमेंट में बिलीव करता है। ठीक है। और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस करवाई हैं इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है। इलेक्टोरल रोल्स, इसकी जो कंप्यूटराइजेशन है, इट्स वन ऑफ द एग्जांपल। तो ईवीएम भी इसी तरह है, मगर ये जब इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिए जिस तरह लेजिस्लेशन सेक्शन 103 में मौजूद है, तो इसमें जो प्रीवियस लेजिस्लेशन थी वो भी ये थी कि इसके पायलट प्रोजेक्ट्स किए जाए ताकि कोई भी लूप होल हो, और इसको बेसिकली हैं, ज़ाहिर बात है। जी हाँ, इसके ऊपर किए हैं बिल्कुल, और उनकी रिपोर्ट भी इलेक्शन कमीशन ने शेयर की है एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 103। तो उसमें यह है कि 4 पैरामीटर्स थे कि इनकी टेक्निकल एफिकेसी देखनी है, सिक्योरिटी देखनी है, और सीक्रेसी देखनी है, और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देखनी है। ये 4 पैरामीटर्स थे, उनके ऊपर पार्लियामेंट में इलेक्शन कमीशन ने जो है एज पर सेक्शन 103 ये अपनी रिपोर्ट्स जमा कराई हैं। तो इस पे एक जो है ना कंप्रिहेंसिव लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, और ये ग्रेजुअली अगर बिल्कुल अगर लेजिस्लेशन हो जाती है, ये सर आपसे भी, मैं शमशाद खान साहब आपसे भी यही सवाल है, अगर लेजिस्लेशन कंप्लीट हो जाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई मसला नहीं सर? जिस तरह आसिफ अली यासीन ने बताया ना कि लेजिस्लेशन हो जाती है, पायलट्स प्रोजेक्ट्स किए, अब इलेक्शन कमीशन ने, चूँकि ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट इलेक्शन कमीशन ने तश्कील पाया, जिसमें टेक्निकल लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं अपने आईटी कंसल्टेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पीडी हैं, उनके मैनेजर्स हैं, और उनके पास सपोर्ट्स पूरा स्टाफ होगा। तो ये लोग हैं इसीलिए कि वो ये देखें कि टेक्नोलॉजी को हम कैसे ग्रेजुअली लेकिन विद सिक्योर तरीके से इलेक्शन कमीशन में इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक हो गया। शमशाद खान साहब, आप डायरेक्टर जनरल इलेक्शन हैं सर, मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, आखिर में कोई पैगाम देना चाहें अपने देखने वालों को इलेक्शंस के हवाले से, उनकी सहूलत के लिए कोई ऐसी बात जो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो? जिस तरह के आसिफ अली यासीन ने इलेक्टोरल रोल्स के हवाले से पूरी बात की, जो हमारा 19 तारीख तक ये पीरियडिकल रिवीजन डिस्प्ले सेंटर का चल रहा है मरहला, तो अवाम उन्नास से, खासकर वो लोग जो वोटिंग एज में हैं, उनसे गुजारिश होगी कि वो अपने वोटिंग के डिटेल्स चेक कर लें। अगर कहीं पे कोई कमी बेशी है तो वो मुतलका डिस्प्ले सेंटर में जाके अपने कवायद दुरुस्त करा लें। इसी तरह चूँकि हमने हल्का बंदियों की प्रिलिमिनरी लिस्ट ऑफ वो जो रिपोर्ट थी और ड्राफ्ट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज वो अपनी वेबसाइट पर डाल दी और पब्लिश भी कर लिए, तो अगर ये 1 जून से 30 जून तक अगर किसी की कोई रिप्रेजेंटेशन हो तो इलेक्शन कमीशन के पास जमा करा सकता है। फिर 1 जुलाई से 30 जुलाई तक इलेक्शन कमीशन वो रिप्रेजेंटेशन को बाकायदा अदालती कार्रवाई में सुन के उस पर अपने फैसले करेगा। बहुत शुक्रिया सर। आसिफ अली यासीन साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर में प्रोग्राम में? जी एग्जैक्टली, मैं इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी एफर्ट की है, ये जो पहले 2 फेज़ हुए हैं वेरिफिकेशन के डोर टू डोर, तो उसका तमाम रिज़ल्ट जो है वो इस वक्त डिस्प्ले पे है, आवाम के मुआयने ऑनलाइन लोग देख सकते हैं उसको? ऑनलाइन नहीं, ये डिस्प्ले सेंटर मौजूद है, ऑनलाइन SMS 8300 पे देख सकते हैं। ठीक है। तो इसको जो है ना बेसिकली इसकी टोटल जो एक्यूरेसी है वो आवाम के ताउन से मुमकिन है, तो वो अपने पर्टिकुलर्स चेक कर लें ताकि हम जो है ना एक एरर फ्री इलेक्टोरल रोल बनाने में कामयाब हो। तो वो अपने पर्टिकुलर्स चेक कर ले, अगर उनमें वो खामी देखते हैं तो वो मुतलका फॉर्म जमा कराएं ताकि हम उसको फौरी तौर पे अकॉर्डिंगली रिवाइजिंग अथॉरिटी के फैसले के मुताबिक उसका हिस्सा बना सकें। शमशाद खान साहब, डायरेक्टर जनरल इलेक्शन, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। आसिफ अली यासीन साहब, आप डायरेक्टर इलेक्टोरल रोल्स हैं सर, आपका बहुत शुक्रिया, इंतहाई अहम मालूमात आपने शेयर की हमारे नाज़रीन तक। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा, इंतहाई अहम मालूमाती प्रोग्राम था, और हमारी कोशिश थी कि आज हमने ये जो अवामी कचहरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहम अफसरान के साथ लगाई ताकि आप तक ये सारी मालूमात पहुँचाई जा सकें और आपको इससे फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपने मेज़बान कैसर खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।